दैट अभी जो मेरा मेन डाउट रहता है वो ये रहता है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूपीआई पेमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और आपने भी यूपीआई पेमेंट से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं बल्क में, तो उसके ऊपर टैक्सेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस भी बनाए अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जिन पे काफ़ी अच्छे यस। व्यूज़ भी आए हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं आईटीआर के अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और किस तरीके जी। से इनके ऊपर टैक्स वगैरह कैलकुलेट एंड क्या मैनेज कर सकते हैं, तो वो आप बताइए। हिमांशु भाई, अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक एज मैं देखता हूँ मार्केट में, वो दो ही चीज़ें हैं, एक है यूपीआई और एक है क्रेडिट कार्ड। और ये दोनों ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इनकम टैक्स वाले एकदम एक्टिव हो गए, और जो जो लोग ट्रांजेक्शन करके निकल गए थे 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले, उन सबको अब नोटिसेज आना चालू हो चुके हैं। अब नोटिसेस क्यों आते हैं? रीज़न एक ही है कि लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि हमें करना क्या है। लोग पैसा कमाने के चक्कर में छोटा मोटा ट्रांजेक्शन्स अपने अकाउंट में लिए जाते हैं। आज यूपीआई की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए वो अपने अकाउंट में ट्रांजेक्शन लेते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि देर इज़ अ लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज़ ईयरली, जिसके ऊपर आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस। इफेक्टिवली डिपार्टमेंट की नज़र में अगर आपने पैसा लिया, ये एक बिजनेस ही हुआ है, क्योंकि डिपार्टमेंट यही समझेगा कि ये आप बिजनेस कर रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे दोस्त ने मेरे को पैसा दे दिया और मैंने आगे किसी को दे दिया, वो एक जस्टिफाइबल रीज़न नहीं होता है डिपार्टमेंट के लिए। तो डिपार्टमेंट उसको हमेशा बिजनेस नज़र से देखेगा। तो जब मैं बात करता हूँ यूपीआई की, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जितना कम हो सके इररिलेवेंट वो लीजिए। लेकिन अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, एक प्रॉपर किराने की दुकान हो गई, या फिर आप एक प्रॉपर बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, तो आपको यूपीआई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन ले रहे हैं वो उतना अपने जीएसटी रिटर्न में भी दिखा रहे हैं, और आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो करेंगे कि भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और इसलिए मैंने यूपीआई ट्रांजेक्शन लिए। तो मेरी एक रील वायरल हुई है, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट अवेयर कि मैं यूपीआई लेके मेरे ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। तो अगर अभी तक भी किसी ने ये काम किया है, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स ले लिए हैं, तो मेरा एडवाइस उनको यही है कि आप इफेक्टिवली अपने आजू बाजू कोई भी सीए है उनसे जाके मिलिए, उनसे जाके डिस्कस कीजिए कि इसको मैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे दिखा सकता हूँ। उसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये आता है कि वो एक बिजनेस इनकम होती है, तो आपको उसको बिजनेस इनकम दिखाना है, भले ही आपने 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिया, लेकिन यू शुड शो इट एज अ बिजनेस इनकम। अब वो आपका सीए आपको गाइड करेगा, वो किस तरीके से उस पर प्लान करेगा, उसको उस टैक्सेबल नहीं होने देगा या उस पर कितना टैक्स भरेगा, दैट इज अप टू योर सीए। बट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यूपीआई इररिलेवेंट अपने अकाउंट में नहीं लेना है, स्पेशली सेविंग अकाउंट में। तो ये तो अपनी यूपीआई की बात हो गई। इसके अलावा एक होता है क्रेडिट कार्ड का, तो जो मैंने आपको इनिशियल एक एक सेकंड, एक एग्जांपल दिया सेकंड, था। ये यूपीआई सॉरी। यूपीआई में मैं आपको स्टॉप करता हूँ बीच में। ये तो आपने श्योर। काफी डेंजरस सी चीज बता दी है, क्योंकि आजकल तो ये बहुत कॉमन है कि अगर किसी फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड पे या नॉर्मल डेबिट कार्ड पे भी अगर कोई एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है तो हम लोग अपनी यूपीआई से तुरंत उसको ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद में उसके अकाउंट से या फिर पेमेंट करके हम लोग वो जो भी प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। तो ये यस। क्या कुछ मतलब, जैसे अभी तो आपने बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन की बात करी 20 लाख के ऊपर या 1 करोड़ 2 करोड़, अपन उनको छोड़ देते हैं, अपन एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे को लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है या इन सब चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के आइटम्स के होते हैं, तो ये छोटे मोटे जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक के जो खर्चे हैं वो हम लोग ऐसे इस तरीके से परचेज रेगुलरली ऑब्वियसली करती हैं डिस्काउंट के लिए, तो वो कर जी। सकते हैं या फिर वो भी नहीं करना है, अगर कर भी रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करें, इस बारे में आप ओके। बताओ। ओके। देखो, इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न है गिफ्ट का। ठीक है। वो प्रोविज़न बोलता है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो नॉन रिलेटिव्स के साथ में, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रूव कैसे करोगे डिपार्टमेंट को कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन था ये तो मैंने सिर्फ मेरी दोस्ती के लिए किया था, देर इज नो वर्ड एज दोस्ती इन इनकम टैक्स लॉ, राइट? वहाँ पे वो बोलता है वो गिफ्ट है। ठीक है। तो मेरा जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनसे यही कहना है कि अगर 50,000 रुपये के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप ओवरऑल पूरे साल में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट मंथली, और ओवरऑल पूरे साल में कितने भी दोस्त हैं, 50,000 के अंदर करो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपये के ऊपर ट्रांजेक्शन जाते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकता है कि भाई ये तुम्हारा गिफ्ट है, इस पर मैं टैक्स लगाऊंगा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एज लॉन्ग एज यू आर रिलेटिव, रिलेटिव की डेफिनेशन है 30 पीपल आर रिलेटिव अंडर इनकम टैक्स एक्ट, 30 लोगों की एक डेफिनेशन है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। तो उन सब के साथ अगर आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके कजिन्स हो गए, आपका भाई हो गया, आपके माता पिताजी हो गए, अगर उन सब के क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हो और आप उनको पैसा देते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, दैट इज टैक्स फ्री। बट वेन यू आर डूइंग इट फ्रॉम नॉन ब्लड रिलेटिव,
उस पे कोई अपर लिमिट नहीं है। आप अपने पापा मम्मी ब्रदर या देयर इज अ 30 पीपल लिस्ट जिनको आप फ्री में विदाउट एनी टैक्स गिफ्ट दे सकते हो, राइट। बट जब आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, दे आर नो वेयर रिलेटेड टू यू। तो ये तो उसके अंदर काफी देर आर वियर्ड सी बात हो गई, बिकॉज आजकल तो हाई लोगों के लिए चांसेस। फैमिली वालों से बढ़ करके उनके दोस्त भाई यार वगैरह रहते हैं। चलिए, व्हाट्सएवर जो आपने बात बताई पर इंटरेस्टिंग थी इनकम काफी। टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक 1-to-1 कॉल चल रहा था, तो द पर्सन वाज फ्रॉम मुंबई। तो ही टोल्ड मी कि सर मेरी सैलरी 3 लाख रुपए की है, बट मैं अमेजोन से मोबाइल डिस्काउंट में ऑर्डर करता हूँ क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए की है, और मैं लोकल वेंडर को मेरा 1,000 रुपये का मार्जिन रख के दे देता हूँ। तो मेरे को दिक्कत आएगी क्या? मैंने उससे ये पूछा कि तूने 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कितनी बार स्वाइप किया है? तो बोलता है सर हर महीने मेरी 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाता है। मतलब साल भर में 24 लाख रुपए का आपको उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो गया। मैंने उसको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताओ, इनकम टैक्स वाला जब तुम्हारे घर आएगा, क्रेडिट कार्ड तुम्हारा, ठीक है, वो सीधा ये पूछने वाला है कि तेरे पास 24 लाख रुपए आए कहाँ से? और तुम जब बोलोगे मेरी सैलरी 3 लाख रुपए की है, तो 101% उसको इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला। तो कभी भी ऐसी हम नादानी जो बोलते हैं कि लोगों को नहीं करनी चाहिए, कि इधर से उधर सिर्फ 1,000 2,000 5,000 रुपए के चक्कर में अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो। हाँ हाँ, ये काफी नॉर्मल प्रैक्टिसेस है, इवन हम लोग देखते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में, काफी सारे लोग करते हैं। ओके, ये इन सब चीजों से बच के रहेंगे। सॉरी मैंने आपको उस टाइम पे रोक दिया था। अब आप यूपीआई के बाद में क्रेडिट कार्ड वाले पार्ट पे जा रहे थे, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह? तो देखो, क्रेडिट कार्ड में दो तीन चीज़ें हैं। देखो अभी क्या है कि काफ़ी सारे बैंक्स लुक्रेटिव ऑफर्स निकालते हैं, सिमिलर टू अभी जो मैंने एग्जांपल दिया। तो उसमें लोग ऐसा समझते हैं कि यार मैं दूसरे का क्रेडिट कार्ड यूज़ ले लेता हूँ क्योंकि उसके पास है, मेरे को 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। बट हाँ, बट इफेक्टिवली आप देखो तो वो 2,000 रुपये की जो परचेस है वो उसी बंदे के नाम पे हुई है। भले ही आप बिल आपके नाम पे बना रहे हो, बट हमेशा बिल और पेमेंट, बोथ थिंग्स शुड मैच, राइट। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस और आप अपने बिजनेस कार्ड से पे कर रहे हो, दैट इज़ अ होल टुगेदर डिफरेंट थिंग। लेकिन आप अपने दोस्तों के क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के और आप उनको पेमेंट कर रहे हो आइदर इन कैश, काफ़ी लोग तो कैश में पेमेंट करते हैं, और आइदर इन बैंक ट्रांजेक्शन, कि आप उसके बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड। आप दोनों के लिए उसमें नुकसान है। रीज़न बीइंग, उसके लिए तो वो आपसे जो पैसा रिसीव हुआ है वो एक तरीके से गिफ्ट जैसा रिसीव हो सकता है, कि भाई इसने मेरे को गिफ्ट दिया या इसने मुझे लोन दिया, वॉट एवर मे बी द केस। अगर आप लोन भी दिखा रहे हो तो यू हैव टू रिवर्स दैट एंट्री इन फ्यूचर। आज 1 साल 2 साल बाद वापस आपको एंट्री रिवर्स मारनी पड़ेगी अगर आप उसको लोन जैसे दिखाते हो। लेकिन अगर आप उसको गिफ्ट जैसे दिखाओगे, देन अगेन यू विल बी टैक्सेबल। ठीक है। सेकेंडली, मोबाइल जो है वो यूज तो ये बंदा कर रहा है और गिफ्ट ये बंदा रिसीव कर रहा है, तो देर इज अ मिसमैच। तो इनकम टैक्स एक्ट भी वहाँ पे सीधा यही बोलता है, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये लोग तो ऑफर निकालेंगे आपको लुभाने के लिए कि आप परचेजिंग करो। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जो कि इस चीज़ों को डील करते हैं। वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली इसको गिफ्ट ही कंसिडर करते हैं। Okay, okay. So if we are doing any purchase of more than 50,000 rupees in a year, उसके उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन हमें अगर छोटा मोटा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए नहीं करनी है। बड़े के लिए तो ऑब्वियसली लोग नहीं मानने वाले यस। हैं, दे आर स्टिल गोइंग टू गो एंड डूइंग दैट यस। पेमेंट। ओके, ओके, दैट्स ऑल शुभम। तो इसके अलावा और कुछ समराइजेशन करते हैं हम लोग इस पूरी की पूरी वीडियो का। इसके अलावा ओवरऑल आपको जो भी कहना हो अपने एंड से, आप कुछ भी एड ऑन्स करना चाहो तो वो आप एड ऑन्स कर सकते हो, फिर हम लोग इसको रैप अप करते हैं। श्योर। तो बेसिकली क्या है कि हर जने को, जो भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है, उसको ये समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के अंदर मेजरली देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। एक होता है सैलरी, एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एक होता है कैपिटल गेन, और लास्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको अपना जो भी इनकम सोर्सेज है, एक बार तो उनको इन 5 हेड के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स मुझे किस किस हिसाब से देना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उन पे अलग टैक्सेशन जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड रिमेनिंग इनकम्स पे अलग टैक्सेशन जाता है। तो आपको उस हिसाब से अपने CA के साथ, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी कहीं से कैलकुलेट करना चाहते हैं, उन कैलकुलेटर्स के थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ेगा मेरा टैक्स बनता कितना है। प्लस हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपका कहीं ना कहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है लेट से 5 लाख से ऊपर, तो आपका कहीं ना कहीं TDS भी कटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने FD कराई, FD पे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो उस पर TDS भी कटता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई TDS मैंने उसका कंप्लीट सेट ऑफ लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि इट इज़ अ बेनिफिट टू यू, क्योंकि वो आप ही का पैसा है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तो हमेशा ITR फाइलिंग के टाइम पे या तो
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आज हमने डिस्कशन किया, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपना एक कंप्यूटेशन बनाइए, और उसके बेसिस पे जब आप कॉन्फिडेंट हो कंप्यूटेशन को लेके, तभी अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए। ओके, तो आजकल वो एक टॉपिक अपना थोड़ा सा मिस हो गया शुभम, हम लोगों ने क्या डिसाइड है? किया था। जो हम लोग इंडिविजुअल्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, वो साथ साथ में आजकल फ्रीलांसिंग का काफ़ी क्रेज़ है, तो फ्रीलांसिंग भी कुछ एड ऑन्स में करते रहते हैं। तो उसके लिए यस। क्या है, उस फ्रीलांसिंग के उनको पेमेंट्स वगैरह कैसे लेनी है, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या इन सब चीज़ों के पीछे क्लॉज है, इसके बारे में आप बताइए। ओके। तो अगर आप सैलरी कमा रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, आप अपना पूरा टाइम उसको दे रहे हैं, राइट? लेकिन अभी क्योंकि इतना ऑनलाइन हर चीज़ हो चुकी है, देयर इज़ एआई एंड एवरीथिंग, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनसे काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती है, इंटरनेशनल जॉब आपको घर बैठे मिल जाती है। तो आप फ्रीलांसिंग चालू कर देते हैं, राइट? तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की है फ्रीलांसिंग जब भी आप करते हो तो। पहली चीज़ ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न में बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड अलग हो जाता है, सैलरी का हेड अलग हो जाता है। तो आप चाहें तो दोनों, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, साथ में कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको ये है कि कल को अगर आपके एम्प्लॉयर को वो चीज़ पता चलती है तो क्या वहाँ पे इशू हो सकता है, वो आपको सोचना है। ठीक है? इनकम टैक्स रिटर्न में देर आर प्रोविजन, आप करो, उसमें दोनों में प्रॉपरली दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा की बिजनेस इनकम आती है, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अब जीएसटी नंबर एक बार आपने ले लिया तो जीएसटी नंबर आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। सो एनी बडी कैन गो टू जीएसटी पोर्टल, पुट योर पैन कार्ड, और आपकी बिजनेस की सारी डिटेल निकाल सकता है कि ये बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ से कर रहा है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यू शुड बी अवेयर कि अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई फ्रीलैंसिंग काम साइड में उठा लिए, तो आपको ये जीएसटी के जो भी जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग कंप्लाइंसेस, वो सब भी करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें रहती है, तो ऑब्वियसली यू कैन डू बोथ द थिंग्स, बट आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर करनी है। ओके, मतलब बेसिकली अगर एम्प्लॉयर के क्लॉजेस में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उन्हीं के लिए करना है, अगर आप अदर इनकम सोर्सेज की तरफ जाते हो तो वो अलाउ नहीं करते आपकी जॉब को। कई केसेस में ऐसा भी होता है। अगर आपके साथ में ऐसा केस नहीं है तो आप उस केस में कर फ्रीलांसिंग कर सकते सकते हो। हैं। बट यस। फ्यू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 20 लाख से ऊपर हो रही है तो जीएसटी एंड ऑल वो सारी कंप्लाइंस जो बिजनेसेस को करनी होती है वो आपको करनी पड़ेगी, फिर चाहे फ्रीलांसिंग ही आप कर रहे हो, राइट? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। Okay, that's great, Shubham. Thank you so much again for joining us and giving your precious time.